क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 37 मास्टर यूनक्सियाओ। यूनक्सियाओ कोने में गया और कच्चे अयस्कों के ढेर में से देखा। उसे अस्पष्ट रूप से एक आभा का एहसास हुआ। जल्द ही उसने थोड़ा काला पत्थर उठाया और उसे ध्यान से देखा। मेंग बाई ने आश्चर्य से कहा, यह किसी आदिम पत्थर का कच्चा अयस्क नहीं लगता। मैंने इसे उठाया क्योंकि मुझे इसमें एक ऊर्जा महसूस हुई। अपनी उंगलियों के थोड़े से बल के साथ यूनक्सियाओ ने जल्दी से अयस्क की खुरदरी त्वचा को छील दिया, जिससे बहुत सारी अशुद्धियों के साथ एक बैंगनी पत्थर प्रकट हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने झट से कहा, तुमने यह पत्थर कहाँ से उठाया? क्या खदान में और भी कुछ है? मैंने इसे शहर के बाहर 5 पीक्स वेन में पाया। मुख्य वेन आधिकारिक नियंत्रण में है, इसलिए हम पास की कुछ छोटी नसों में खुदाई कर रहे थे। अभी भी ऐसे और पत्थर होने चाहिए। एक पल के लिए विचार करने के बाद यूनक्सियाओ ने कहा, इस प्रकार का पत्थर बहुत उपयोगी है। इसे पर्पल सनस्टोन कहा जाता है, जो एक प्रकार की 5वीं श्रेणी की सामग्री है और इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण सरणी के निर्माण के लिए किया जा सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जियालन अकादमी में गुरुत्वाकर्षण हॉल का निर्माण बड़ी संख्या में पर्पल सनस्टोन के साथ किया गया है। इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण सारणी के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह बहुत मूल्यवान है? मेंग बाई ने चौंकते हुए पूछा। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। किसी राज्य की अकादमी के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष होना बहुत दुर्लभ है। हालांकि पर्पल सनस्टोन केवल 5वीं श्रेणी की सामग्री है, लेकिन इसकी अनूठी प्रकृति के कारण इसे बाजार में बहुत कम बेचा जाता है। सामान्य तौर पर महाद्वीप पर केवल शीर्ष शक्तियां ही गुरुत्वाकर्षण कक्षों का निर्माण करने में सक्षम हैं। इसके अलावा पर्पल सनस्टोन्स की कीमत इसके वजन पर निर्भर करती है। इसमें बहुत अधिक अशुद्धियां हैं, लेकिन क्योंकि यह इतना बड़ा है, इससे निकाला गया पर्पल सनस्टोन उत्पादन कर सकता है। लगभग 3 मीटर व्यास का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। मेंग बाई की आंखें तुरंत चमक उठीं। लेकिन जब उसने यूनक्सियाओ को सीधे अपनी अंगूठी में पत्थर डालते देखा, तो उसने तुरंत उदास चेहरे के साथ कहा, गुरु, आप अपने शिष्य की चीज कैसे ले सकते हैं? यूनक्सियाओ ने बेशर्मी से कहा, इस चीज को अपने पास रखना बर्बादी है। मैं इसे अभी आपके लिए रखूंगा और बाद में जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो इसे आपको वापस दे दूंगा। मेंग बाई की शिकायत के बावजूद वह पत्थर लेकर चला गया। लेकिन जाने से पहले वह याद दिलाना नहीं भूले, दिन रात उन 3 शैलियों का कठिन अभ्यास करना याद रखें और अपने शरीर के अंदर जहर को उत्तेजित करने का प्रयास करें। जब समय आएगा, मैं आऊंगा और जहर को बाहर निकालने में आपकी मदद करूंगा। वह जहर को अवशोषित करने के लाभ को नहीं भूला, जो उसकी प्राइमर्डियल क्यूई को काफी बढ़ा सकता था। मेंग वू के घर छोड़ने के बाद यूनक्सियाओ ने खुद से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने स्वर्ग पृथ्वी विशैले शरीर वाले एक शिष्य को ले लिया है। अपने सुपरमजबूत शारीरिक गठन के साथ इस लड़के की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरे अन्य शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ में से एक होंगी। एक पल सोचने के बाद वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर चल दिया। यह अपने लिए एक रहस्यवादी हथियार को परिष्कृत करने का समय है। क्योंकि मुझे गलती से पर्पल सनस्टोन मिल गया है, जिस शोधन विधि का मैंने मूल रूप से उपयोग करने की योजना बनाई थी, उसे थोड़ा संशोधित करना होगा। प्रत्येक अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास एक सरणी थी जो शोधन प्रक्रिया को बढ़ा सकती थी, जो कीमियागरों को सबसे बड़ी सीमा तक शोधन पूरा करने में मदद कर सकती थी। हालांकि जब कीमियागर का स्तर एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया, तो इस सरणी का प्रभाव नगण्य था। फिर भी चूंकि यूनक्सियाओ वर्तमान में केवल प्रथम श्रेणी का कीमियागर था, सरणी द्वारा उसके लिए लाई गई वृद्धि अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे ही उन्होंने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कदम रखा, उन्हें तुरंत तेजतर्रार लू याओ ने पहचान लिया।
वह जल्दी से उसके पास गई और बोली, मास्टर ली, मास्टर झांग और राष्ट्रपति जू आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। उसका लहजा बेहद सम्मानजनक हो गया था और उसका रवैया विनम्र था, जिससे उसकी अभिव्यक्ति कुछ कठोर लग रही थी। वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी की हालत में कोई असामान्य बदलाव आया हो? यूनक्सियाओ ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे यह असंभव लगा। मैं यहाँ आपका एनहांसमेंट एरे उधार लेने आया हूँ। लू याओ ने निमंत्रण का इशारा किया। बेहतर होगा कि आप पहले मास्टर झांग और राष्ट्रपति जू से मिलें। कृपया मेरे पीछे आए। हालांकि वह यूनक्सियाओ द्वारा राजकुमारी के साथ किए गए व्यवहार के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वह एसोसिएशन के वरिष्ठ कीमियागरों के भावों से देख सकती थी कि राष्ट्रपति और अन्य लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। यूनक्सियाओ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसे लगा कि उसे अभी भी उनकी मदद की जरूरत है, तो वह अनिच्छा से उसके पीछे चला गया। जब उसने उसके चेहरे पर अधीरता देखी, तो लू याओ अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब दूसरों ने सुना कि दो मास्टर्स उन्हें बुला रहे हैं, तो वे सभी उत्साह से अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन यह लड़का इतना अधीर था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। यूनक्सियाओ लू याओ के पीछे तीसरी मंजिल तक गया और एक विशाल कमरे में प्रवेश किया। अंदर उसने न केवल जू हान को देखा, बल्कि झांग क्विंगफान भी वहां था। उसे देखते ही दोनों व्यक्तियों की आंखें खुशी से चमक उठीं। जैसे कि अहंकारी होने की हिम्मत नहीं हो रही हो, वे तुरंत खड़े हो गए और उसे सिर हिलाया, जो समान स्तर के किसी व्यक्ति का अभिवादन करने का एक तरीका था। लू याओ इतनी सदमे में थी कि उसने लगभग अपनी जीभ ही काट ली थी। उसने ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं की और उनका अभिवादन करके जल्दी से चली गई। यूनक्सियाओ ने शांति से इशारा किया और वह सीधे दो व्यक्तियों के सामने चला गया, फिर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। आप मुझसे क्या चाहते हैं? दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे पर नजर डाली और एक दूसरे की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान देखी। झांग क्विंगफान ने एक निमंत्रण कार्ड निकाला और यूनक्सियाओ को सौंप दिया। यह महामहिम द्वारा अपनी प्रजा के लिए दी गई दावत का निमंत्रण है। दावत के दो उद्देश्य हैं। एक है लुओ युनशान की कीमियागर के रूप में पदोन्नति का जश्न मनाना और दूसरा है राजकुमारी के ठीक होने का जश्न मनाना। आपके अलावा आप अपने साथ 5 लोगों को ला सकते हैं। यूनक्सियाओ ने सोने का पानी चढ़ा हुआ निमंत्रण कार्ड अपने हाथ में ले लिया और उसे दूर रखने से पहले एक पल के लिए सोचा। बस इतना ही? झांग क्विंगफान ने देखा कि वह थोड़ा अधीर था, इसलिए उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और सीधे मुद्दे पर आया। हम जानना चाहते हैं, क्या आप लॉर्ड यांग दी के शिष्य हैं? नहीं, नहीं। झांग क्विंगफान की आंखें संदेह से भरी थीं। आपकी फ्लोटिंग लाइफ सील और सोने की सुइयों से एक्यूपवाइंट को उत्तेजित करने की तकनीक के बारे में क्या? यूनक्सियाओ ने उसे सीधे टोकते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी चला जाऊंगा। इस बारे में वह उनसे बात करने के मूड में नहीं थे और कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाए। तो वह खड़ा हुआ और जाने वाला था। झांग किंगफान अचंभित रह गया। किसी ने कभी उनका इतना अनादर करने का साहस नहीं किया था। उसने जू हान की ओर देखा और तुरंत उसकी आंखों में बेबसी देखी, इसलिए उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर यूं, आप इतने अधीर क्यों हैं? आपको यहाँ आमंत्रित करने का उद्देश्य राजकुमारी की जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना है। ओल्ड जू और मैंने आपके लिए यह छोटा सा उपहार तैयार किया है। मेज पर 2 जेड बक्से थे, एक बड़ा और एक छोटा। झांग क्विंगफान ने उन्हें यूनक्सियाओ के सामने धकेल दिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। यूनक्सियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए छोटा जेड बॉक्स खोला और देखा कि एक छोटा और उत्तम बैच चुपचाप अंदर पड़ा हुआ था। जब उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा तो यह किसी प्रकार की अज्ञात सामग्री से बना था, न तो सोना और न ही जेड। वह यह कहते हुए आश्चर्यचकित रह गया, दूसरे दर्जे के कीमियागर का बिल्ला। जू हान ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर युन, यह तथ्य कि आप सोने की सुइयों से एक्यूपवाइंट को उत्तेजित कर सकते हैं, यह साबित करता है कि आपकी ताकत दूसरी श्रेणी से कहीं ऊपर है।
हालांकि यह स्थान अल्केमिस्ट एसोसिएशन की केवल 5वीं श्रेणी की शाखा है और मुझे केवल दूसरी श्रेणी के बैज जारी करने का अधिकार है। इसलिए आपको अस्थायी रूप से अन्याय सहना होगा। यदि आप उच्च श्रेणी का बैज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चौथी श्रेणी की शाखा में सत्यापित होना होगा। यूनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर बैज को अपनी रिंग में डाल दिया। यह बात वाकई बहुत अच्छी है। अन्य लाभों को नजरअंदाज करते हुए केवल मासिक वेतन ही बहुत सारा पैसा है। धन्यवाद। जू हान ने बड़े बक्से की ओर इशारा करते हुए एक समझदार मुस्कान दिखाई। यंग मास्टर यूं इस पर एक नजर डालें। यूनक्सियाओ मंद मुस्कुराया और ढक्कन उठाते हुए कहा, मुझे यह जानने के लिए इसे देखने की जरूरत नहीं है कि यह एक रहस्यमय हथियार है जैसा कि उसने उम्मीद की थी। बक्से के अंदर लाल दुपट्टे में एक लंबी चांदी की तलवार रखी हुई थी जिससे ठंडी रोशनी के टुकड़े निकल रहे थे। ब्लेड पर लहरों से यह झरने के पानी के तालाब जैसा दिखता था जो आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। कोई भी इसे देखकर ही बता सकता है कि यह कोई सामान्य हथियार नहीं है। इस तलवार का नाम स्प्रिंग वाटर है जो एक तीसरे स्तर का रहस्यवादी हथियार है। यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण काम है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यंग मास्टर यूं झांग क्विंगफान ने विजी भाव से कहा, लेकिन उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। चूंकि वे दोनों सोने की सुइयों से एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करने की तकनीक सीखना चाहते थे, इसलिए उन्हें अनिच्छा से अपना गौरवपूर्ण काम छोड़ना पड़ा। सोने की सुइयों से एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करने की तकनीक इस रहस्यमय हथियार से कहीं अधिक मूल्यवान थी। सबसे पहले वे दोनों चिंतित थे कि यह यांग डी की गुप्त तकनीक थी और इसे दूसरों को नहीं सिखाया जा सकता था। हालांकि यह सुनने के बाद कि यूनक्सियाओ यांग डी का शिष्य नहीं था, स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई चिंता नहीं हुई और इसलिए उन्होंने यह खजाना निकाल लिया। यूनक्सियाओ ने तलवार उठाई और कुछ देर तक उसका अध्ययन किया, फिर प्रशंसा की, बुरा नहीं। हालांकि अभी भी कई खामियां हैं। तीसरे स्तर के कीमियागर की अपनी ताकत के साथ इस गुणवत्ता के एक रहस्यमय हथियार को परिष्कृत करना आपके लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। झांग क्विंगफान और जू हान के चेहरे काले पड़ गए। यूनक्सियाओ ने जो कहा वह वास्तव में उन्हें नाराज कर गया। यह एक दुर्लभ कीमती तलवार थी और फिर भी उन्होंने कहा कि इसमें अभी भी कई खामियां हैं। यूनक्सियाओ ने उनकी ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? इस तलवार की मुख्य सामग्री डार्क वाटर इल्यूसिव आयरन होनी चाहिए जो चौथी श्रेणी की सामग्री है। आपकी सोच के अनुसार आपकी यह राय होनी चाहिए कि सामग्रियों का ग्रेड जितना उच्च होगा, परिष्कृत रहस्यवादी हथियार उतना ही बेहतर होगा। हालांकि अपनी तीसरी श्रेणी की ताकत के साथ आप चौथी श्रेणी की सामग्री की वास्तविक संरचना को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आप केवल बल के साथ इसका रूप बदल सकते हैं। यद्यपि इस प्रकार परिष्कृत रहस्यवादी हथियार तीसरी श्रेणी का है, लेकिन यह तीसरी श्रेणी की सामग्रियों से परिष्कृत हथियारों जितना स्थिर नहीं है। और यद्यपि यह अधिक शक्तिशाली है, इसमें योद्धा के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं और इसे तोड़ना और क्षति पहुंचाना आसान है। उसके शब्दों ने उन दोनों को तुरंत स्तब्ध कर दिया, जिससे वे सोच में पड़ गए। उन्होंने इस समस्या के बारे में कभी नहीं सोचा था, वे सिर्फ रहस्यमय हथियार की गुणवत्ता और ग्रेड में सुधार करना चाहते थे। यूनक्सियाओ हंसा क्योंकि एक ग्रैंडमास्टर की आभा धीरे धीरे उसके अंदर फैल गई। जब वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मुख्यालय में पूरे महाद्वीप से आए कीमियागरों को व्याख्यान दे रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन में लौट आए हों। सबसे पहले, आप पहले ही मुख्य सामग्री के चयन में एक बड़ी गलती कर चुके हैं। दूसरे, पूरक सामग्रियां भी गलत हैं। आपने सभी चतुर्थ श्रेणी सामग्री का उपयोग किया है। क्योंकि आप उनकी वास्तविक संरचना को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप उन्हें सामंजस्य में कैसे जोड़ सकते हैं? आपने बार बार उन्हें एक साथ लाने के लिए आत्मिक शक्ति और सच्ची अग्नि पर भरोसा किया। हालांकि आप अंत में सफल हुए, लेकिन तैयार उत्पाद पूरी तलवार नहीं है, बल्कि टांके का एक चिथड़ा है। झांग क्विंगफान ने अपने स्प्रिंग वाटर को एकटक देखा। वह रहस्यवादी हथियार, जिस पर वह बहुत संतुष्ट और गर्व करता था,
अचानक उसकी नजरों में विफल हो गया था, जैसे कोई चीज जो बस इमारत के ब्लॉकों के साथ टुकड़े टुकड़े कर दी गई हो। जितना अधिक उसने इस पर गौर किया, यह उतना ही अधिक समस्याग्रस्त होता गया। जूहान की आंखें भी सूनी थीं और वह गहरी सोच में पड़ गया था। उन दोनों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और यूनक्सियाओं के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। अंत में मैं शोधन विधि और सच्ची आग की पसंद पर बात करना चाहूंगा। जरूरी नहीं कि सच्ची आग जितनी मजबूत हो उतनी ही अच्छी हो। मास्टर झांग, आपको एक राक्षसी जानवर की आंतरिक आग का उपयोग करना चाहिए, है ना? अग्नि गुण वाला एक दानव राक्षस। इसके साथ आपने सीधे तौर पर डार्क वाटर इल्यूसिव आयरन की जलतत्व शक्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आपकी शोधन विधि सरल और कठिन है और हर चरण का कोई अच्छा एकीकरण नहीं है। जिस तैयार उत्पाद को आपने इस तरह परिष्कृत किया है, उससे उसके ग्रेड के अलावा आप क्या उम्मीद करते हैं? जब यूनक्सियाओं का काम खत्म हुआ, तब तक दोनों व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध थे और उनकी आंखें एकटक तलवार की ओर देख रही थीं। अभी जितना अधिक उन्होंने इस पर ध्यान दिया, यह उतना ही अधिक समस्याग्रस्त होता गया। लेकिन अब जितना अधिक उन्होंने इसे देखा, यह उतना ही भद्दा होता गया। ऐसी किसी चीज को तलवार कैसे कहा जा सकता है? यह स्पष्ट रूप से स्क्रैप धातु का एक टुकड़ा था। अध्याय 38 एक साथ परिष्कृत करें। मास्टर यूनक्सियाओ, हम उच्च गुणवत्ता वाले रहस्यवादी हथियारों को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? झांग क्विनफान ने बहुत जोर से सांस लेने की हिम्मत न करते हुए ध्यान से पूछा। उनकी नजर में यूनक्सियाओ अब एक रहस्यमय किशोर नहीं था, बल्कि कीमिया का उस्ताद था। जूहान ने भी ध्यान से सांस ली और ध्यान से सुनने के लिए अपने कान ऊपर उठाए। वे दोनों अभी ज्ञान के प्यासे थे। उनके स्तर पर, विशेषकर तियानशुई राज्य में, उन्हें कीमिया सिखाने वाला कोई नहीं था। वे स्वयं को खोजने के निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही कुछ सीख सकते थे। इसलिए उन दोनों के बीच का रिश्ता असामान्य था। वे एक दूसरे के मित्र होने के साथ साथ शिक्षक भी थे, एक दूसरे से सीखते थे और साथ मिलकर सुधार करते थे। लेकिन अब एक आदमी अचानक प्रकट हुआ जिसने तुरंत उनके लिए एक रास्ता खोल दिया, जिससे उनके एक बार धूमिल और अस्पष्ट भविष्य के माध्यम से एक उज्ज्वल धूप का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कीमिया की सड़क पर ऊंचे स्तर को अपनी ओर लहराते हुए देख लिया हो। ऐसा अवसर बिल्कुल दुर्लभ था, इसलिए उनके दिल बेहद उत्साहित थे और उनके भाव बेहद विनम्र हो गए थे, जिससे वे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की एक जोड़ी की तरह सलाह मांग रहे थे। यूनक्सियाओ हंसा। ऐसा होता है कि मैं अपने रहस्यमय हथियार को परिष्कृत करने जा रहा हूं। मैं आपका शोधन कक्ष उधार लूंगा। जहां तक बात है कि आप कितना सीख सकते हैं, यह सब आप पर निर्भर करता है। आप कितना सीख सकते हैं, यह सब आप पर निर्भर करता है। ऐसा कथन एक 15 वर्षीय किशोर ने 2 तृतीय श्रेणी के महान कीमियाग्रों से कहा था। अगर ये बात दूसरों को पता चले तो उनके होश जरूर उड़ जाएंगे। हालांकि झांग क्विनफान और जूहान केवल एक पल के लिए रुके और फिर उनके चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी। हालांकि वे यूनक्सियाओं की असली ताकत को नहीं जानते थे, लेकिन अभी हुई बातचीत के माध्यम से कम वे जानते थे कि वह ज्ञान और अनुभूति में उनसे बेहतर था। जैसा कि कहा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कब सीखना शुरू करता है। जो सत्य की खोज करे वही शिक्षक होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए कीमिया के क्षेत्र में थोड़ा ज्ञान सीखना बेहद मूल्यवान था। हर कोई अपनी पुरानी झाड़ू को महत्व देता था और सामान्य कीमियागर अपनी कड़ी खोज के माध्यम से केवल थोड़ी सी प्रगति कर सकते थे। यह विशेष रूप से उन दोनों के मामले में था। उनके स्तर पर अपने स्वयं के शोध पर भरोसा करके प्रगति करना कठिन था, इसलिए वे कोई भी मौका नहीं चुकेंगे। जूहान ने तुरंत आदेश दिया और सबसे अच्छे कीमिया कक्षों में से एक को जल्द ही खाली कर दिया गया। जूहान और झांग क्विनफान के अलावा यूनक्सियाओं ने जिया रोंग को भी उनके साथ शामिल होने और देखने के लिए कहा। जिया रोंग और भी अधिक उत्साहित थी। पिछली बार जुनलियांग की घटना के कारण उसने सोने की सुइयों से एक्युपवांट को उत्तेजित करने का तरीका सीखने का अवसर खो दिया था, जिससे उसे बहुत पछतावा हुआ।
घटना के बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों और शिष्यों को बुलाया और उन्हें कड़ी फटकार लगाई, फिर उनसे एकांत में साधना करने और बाहर परेशानी पैदा न करने को कहा। अन्यथा उसने वादा किया कि वह उन्हें निष्कासित कर देगा। इससे उनके सभी शिष्य डर गए थे और तब से उन्होंने खुद को बहुत संयमित कर लिया था। सहायक रिफाइनिंग सरणी को अल्केमिस्ट एसोसिएशन की 5वीं मंजिल पर रखा गया था। विशाल 5वीं मंजिल पर केवल एक एरे था जो टेलीपोर्टेशन एरे के समान दिखता था। इसे जटिल रेखाओं के साथ सघन रूप से उकेरा गया था जो एक आदिम और स्थिर आभा प्रदान करता था। तियानशुई का बुनियादी ढांचा वास्तव में अद्भुत है, यूनक्सियाओं ने प्रशंसा की। जियालन अकादमी में एक ग्रेविटी हॉल है और यहीं इस 5वें स्तर के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आपके पास एक सहायक रिफाइनिंग सरणी है। यह वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। इसके साथ रिफाइनिंग प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। जूहान हंसे। इन सभी का निर्माण तब किया गया था जब लॉर्ड यांगदी यहाँ थे। यूनक्सियाओं ने सिर हिलाया और कहा, जियारोंग, मुझे कुछ सामग्री तैयार करने में मदद करें। वे सभी सामान्य चीजें हैं और एसोसिएशन के पास होनी चाहिए। उन्होंने सिलसिलेवार नाम पढ़े और जियारोंग ने तुरंत उन्हें अपने दिल में नोट कर लिया। जब उसने खत्म कर लिया तो उसने अपना सिर खुजलाया और आश्चर्य से पूछा, क्या ये गोलियों के लिए कच्चा माल नहीं है? यह सही है। मैंने अभी अभी एक शिष्य को लिया है और मैं उसके लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं, जैसे विषहरण गोलियां और मूल प्रभाव वाली गोलियां। इस सहायक सरणी का स्तर मेरी अपेक्षा से अधिक है। जब मैं रहस्यवादी हथियार को परिष्कृत करता हूं तो मैं गोलियों को एक साथ परिष्कृत कर सकता हूं। जूहान, झांग किंगफान, जियारोंग। यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरी जरूरत की चीजें तैयार करो। जियारोंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, यूं यंग मास्टर, यूं ऐसी सरल गोलियों को परिष्कृत करना मुझ पर छोड़ दें। बेहतर होगा कि आप रहस्यवादी हथियार को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। क्या ये मजाक था? यूनक्सियाओं एक ही समय में एक रहस्यमय हथियार और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक सरणी का उपयोग करने जा रहा था। जियारोंग ने इतनी अपमानजनक बात कभी नहीं सुनी थी। यूनक्सियाओं को एक्शन में देखने का एक और मौका पाना उसके लिए आसान नहीं था और वह असफल सुधार नहीं देखना चाहता था। यूनक्सियाओं का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जियारोंग, यह पता चला है कि आपको मुझे परिष्कृत होते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपसे पिछली बार के बारे में बात नहीं की है। एक क्षण रुकें, युवा मास्टर यून। मुझे 5 मिनट दीजिए। बिजली की तरह बाहर निकलते ही जियारोंग का चेहरा गिर गया। जब तक वह चिल्लाया तब तक वह कई उड़ानें नीचे उतर चुका था। जूहान ने निगल लिया और असहाय होकर कहा, मास्टर यूनक्सियाओ, मैंने कभी किसी को एक ही समय में 2 अलग अलग सरणियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग करते हुए नहीं सुना है। एक ही समय में 2 अलग अलग प्रकार के शोधन के लिए एक ही सरणी का उपयोग करने की बात तो दूर की बात है। अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखते हुए यूनक्सियाओं ने शांति से कहा, आपने इसे न केवल अभी सुना है बल्कि आप इसे जल्द ही अपनी आंखों से भी देखेंगे। झांग क्विंगफैन ने जूहान को एक हल्का धक्का दिया और उसके सिर को हल्के से हिलाया, फिर दोनों ने अपनी आंखों से एक संक्षिप्त संवाद किया। उसके जैसा एक युवा व्यक्ति गर्म स्वभाव वाला, आवेगी और शरारत का शौकीन होता है। जब वह परिष्कृत करने में असफल हो जाता है और उसे झटका लगता है तो वह स्वाभाविक रूप से खुद को सही कर लेगा। अभी उसे जो करना है करने दो। जल्द ही जियारोंग वापस भागा और अपने पास रखे भंडारण बैग से सामग्री बाहर निकाल दी। यूनक्सियाओं ने जिन कच्चे माल का अनुरोध किया था वे सभी सामान्य सामग्रियां थीं और उसने पूरा स्टॉक लाकर जमीन पर ढेर कर दिया था। यूनक्सियाओं ने सामग्रियों की जांच की और गुणवत्ता से संतुष्ट हुए, जिसके बाद वह सरणी के चारों ओर घूमे। सरणी के चारों ओर रखे गए विभिन्न शोधन उपकरणों में से उन्होंने एक गोली का बर्तन चुना और उसे हल्के से थपथपाया, जिससे एक खोखली ध्वनि उत्पन्न हुई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ठीक है, यह वही है,
उसने कड़ाही को उठाया और उसे थप्पड़ मारकर ढक्कन को हवा में ऊपर उठाने से पहले सरणी के बाईं ओर फेंक दिया। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ने का इशारा किया। इसके साथ ही जमीन पर मौजूद सारा सामान उड़कर कड़ाही में गिर गया। आखिरकार ढक्कन धमाके के साथ वापस नीचे गिर गया। युवा मास्टर, यूं क्या आपने नहीं कहा कि आप 2 प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करने जा रहे हैं? जिया रोंग ने आश्चर्य से पूछा। यूनक्सियाओ ने उत्तर दिया, परेशानी से बचने के लिए मैं सामग्रियों को कड़ाही में एक साथ रखूंगा और एक ही समय में उन्हें परिष्कृत करूंगा। क्या? एक ही कड़ाही में 2 प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करना? सभी सामग्रियों को एक साथ रखना? जिया रोंग अवाक रह गई। और आप उसी समय एक रहस्यमय हथियार को परिष्कृत करने जा रहे हैं? अब झांग क्विनफान भी शांत नहीं रह सके। उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। स्वर्ग! क्या यह लड़का सचमुच कीमिया जानता है? मेरे साथ क्या मामला है? मैं उसे ऐसा कैसे करने दे सकता था? और मैंने उन्हें मास्टर यूनक्सियाओ कहकर भी संबोधित किया। उसका दिमाग सवालों से भर गया और उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर भी संदेह होने लगा। वह इस लड़के पर विश्वास क्यों करेगा? जूहान भी बेहोश होने वाला था। हम दोनों लगभग 100 साल के हैं, लेकिन हम इस लड़के के साथ क्यों घूम रहे हैं? यह हमारी गलती है कि हम उन शब्दों से मूर्ख बने जो उसने पहले कहे थे। अब जब वास्तविक कार्रवाई की बात आती है तो उसका असली स्वरूप उजागर हो जाता है। हाँ, मुझे सीधे उनसे सोने की सुइयों से एक्यूपवाइंट को उत्तेजित करने की तकनीक के बारे में पूछना चाहिए था। मैं इतना मूर्ख क्यों था कि उसे एक रहस्यवादी हथियार को परिष्कृत करते हुए देखने के लिए सहमत हुआ? हे भगवान, मैंने उसे दूसरे दर्जे के कीमियागर का तमगा भी दिया। मुझे क्या दिक्कत है? दोनों व्यक्तियों ने यूनक्सियाओ को उदास होकर देखा क्योंकि वह वहां अकेले में दुर्व्यवहार कर रहा था। अपने मन में उन्होंने उसे एक अमीर बेटे के रूप में आंका था जो केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, और उसने गलती से कहीं से सोने की सुइयों के साथ एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करना सीख लिया था। जिस बात ने उन्हें और अधिक उदास कर दिया वह यह थी कि वे तियानशुई के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से थे, और फिर भी वे कुछ समय के लिए उससे अंधे हो गए थे। अगर यह फैल गया तो उनके चेहरे उतर जाएंगे। जब तीनों ने अपने अपने विचार रखे तो आखिरकार यूनक्सियाओ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 100 में कदम उठाने के बाद उसका शरीर अचानक सरणी के केंद्र में घूम गया और उसके पैर अजीब कदमों का अनुसरण करते प्रतीत हुए जो उसके हाथों के मंत्रमुग्ध इशारों से मेल खाते थे। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता था तो वह सरणी में संबंधित हाथ से मंत्र भेजता था। हिंसक प्राइमर्डियल क्यूई की धाराएं परिधि में लगे सैकड़ों प्राइमर्डियल पत्थरों से फूट पड़ी और सरणी में प्रवाहित हो गईं। प्राइमर्डियल क्यूई द्वारा धोए जाने पर सरणी पर आदिम और जटिल रेखाएं मानव शरीर में मेरिडियन की तरह सक्रिय हो गईं। हालांकि सभी पंक्तियों में प्राइमर्डियल क्यूई प्रवाहित नहीं हो रही थी और सरणी के बीच में केवल कुछ हिस्से ही एक मजबूत सरणी इरादे को उजागर कर रहे थे। जल्द ही कड़ाही को गर्म करने के लिए कई व्यूह आंखों से सच्ची आग की किरणें निकलीं, जबकि कड़ाही के दूसरी तरफ अन्य व्यूह आंखों से शून्य आग की कई धाराएं निकलीं और हवा में संघनित होकर मजबूत और मजबूत होती गईं। क्या क्या चल रहा है? जूहान का उदास चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। संपूर्ण सरणी केवल आंशिक रूप से सक्रिय है। क्या सरणी एक संपूर्ण चीज नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के की ताकत इतनी कमजोर है कि वह सरणी के केवल एक हिस्से को ही सक्रिय कर सके? झांग क्विनफान भी थोड़ा अभिभूत थे और उन्होंने चौंकते हुए कहा, सरणी को केवल सफलतापूर्वक सक्रिय किया जा सकता है या सक्रिय होने में असफल हो सकता है। इसे आंशिक रूप से कैसे सक्रिय किया जा सकता है? ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस लड़के की ताकत बहुत कमजोर है। लेकिन जब हम आम तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह सच्ची आग मुझे उससे कहीं अधिक मजबूत एहसास क्यों देती है? बुद्धिमानों का एक झुंड, चुप रहो और देखो। यूनक्सियाओं की आवाज सरणी से बाहर आई। यह मानस निराकार सहायक सरणी संरचना 48 मूल सरणी से बनी है जो 48 बुनियादी शोधन विधियों के अनुरूप है। उनकी बातचीत के तहत यह अनगिनत प्रकार के सहायक प्रभाव प्राप्त कर सकता है।
यही कारण है कि यह एक शक्तिशाली सहायक संरचना बन सकता है। यदि यह हर बार पूरी तरह से सक्रिय होता है तो पूरे गठन को चालू रखने के लिए बहुत अधिक मन और आत्मा की शक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसे में कोई कैसे परिष्कृत हो सकता है भारी भार? मैं केवल प्रथम श्रेणी की गोलियां और प्रथम श्रेणी के रहस्यवादी हथियार को परिष्कृत करना चाहता हूं, इसलिए मैंने केवल 12 बुनियादी सरणियां सक्रिय की हैं, जो 108 सहायक प्रभाव प्राप्त करेंगी। स्वर्ग तो यही है। हे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह वही है। हे भगवान, क्या यह अभी भी एक सरल शोधन है? आप मुझे मार भी सकते हैं। उनके दिलों का अवसाद एक पल में गायब हो गया और उनकी पुतलियां खुली रह गईं, उनके चेहरे भय और अविश्वास से ढक गए। हालांकि यूनक्सियाओं की कुछ हरकतों को समझना अभी भी उनके लिए मुश्किल था, लेकिन वे अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए और उनके शरीर बुरी तरह कांप रहे थे। इस समय उन तीनों ने अपने मन से सभी प्रकार के विचारों को समाप्त कर दिया और अपनी पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि कीमिया की धुंधली, अस्पष्ट, कठिन राह पर अभी उनके लिए एक नया द्वार खुल रहा है। दरवाजे की दरार से सूरज की किरण चमकने लगी। अध्याय 39 काली लोहे की तलवार। परिष्करण में कीमियागर के दिमाग और ताकत के हर हिस्से का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर किया जाना चाहिए। इसलिए सरणी का चयन और सक्रियण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छे कीमियागर को सरणी का मास्टर भी होना चाहिए। तथ्य यह है कि यांग डी इस सरणी संरचना का निर्माण करने में सक्षम थे। यह साबित करता है कि सरणी में उनकी उपलब्धियां आपसे कहीं अधिक हैं। जैसे ही वह समझा रहा था, कच्चे माल को एक एक करके शून्य में सच्ची आग में फेंक दिया गया और शांत किया जाने लगा। उनकी दिव्य भावना एक ही समय में दो काम कर रही थी, दोनों तरफ की आग को नियंत्रित करना और विभिन्न सामग्रियों के शोधन की डिग्री को नियंत्रित करना। यूं युवा मास्टर, यूं भगवान, आप एक भगवान हैं। जिया रोंग यह देखकर कांप रहा था। क्या आपने नहीं कहा कि कीमियागर के दिमाग का हर हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है? तो फिर परिष्कृत करते समय आप हमसे बात क्यों कर सकते हैं? यह यूनक्सियाओं का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बात करना चाहता हूं? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे चिंता है कि तुम बेवकूफ नहीं समझोगे। ठीक है, मैं अब बात करना बंद कर दूंगा। देखो और खुद सीखो। जिया रोंग को अचानक ठंड महसूस हुई, जिससे उसे ठंडी सांस लेनी पड़ी। तभी उसने तुरंत देखा कि दो कातिलाना निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी। झांग क्विनफान और जूहान उसे अपनी खून भरी आंखों से ऐसे घूर रहे थे जैसे दो जंगली जानवर पागल होने की कगार पर हों। उनके चेहरों पर क्रोध उसे लगभग कुचल सकता था और उनकी क्रूर आंखें उसे जीवित ही निगलने के लिए तैयार लग रही थीं। लॉक भयभीत होकर उसके पैरों ने उसके नीचे झुकना बंद कर दिया और वह जमीन पर गिर गया, अपना मुंह बंद कर लिया और गलत बात कहने के लिए खुद से नफरत करने लगा। नहीं नहीं यंग मास्टर, यूं मैं गलत था। हम यूनक्सियाओं ने ठिठुरते हुए कहा और उसे नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय खुद को पूरे दिल से परिष्कृत करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी वर्तमान आत्मशक्ति से एक ही समय में तीन चीजों को परिष्कृत करना वास्तव में बहुत कठिन था। सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति बेहद कठिन थी और वह आत्मिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए मजबूत तकनीकों और कौशल पर भरोसा कर सकता था। दरअसल इससे उन्हें काफी हैरानी भी हुई। शरीर की ताकत का रिफाइनिंग पर उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत सहायक प्रभाव पड़ा। यूनक्सियाओं की गतिविधियों का पूरा सेट तैरते बादलों और बहते पानी की तरह प्राकृतिक और सहज था, जिससे लोगों को अत्यधिक सौंदर्य की अनुभूति होती थी। तीनों के हृदय बड़े सदमे से भर गए। मुझे नहीं पता था कि परिष्करण इतना कलात्मक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर की हरकतें धीरे धीरे धीमी हो गईं, लेकिन मंत्रोच्चार करने वाले उसके हाथों की गति बढ़ गई। अचानक उसकी आंखों से प्रकाश की एक चमक फूट पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, अब यह कड़ाही की असली आग को एक निश्चित सीमा में स्थिर करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि गोलियां अपना आकार लेने के चरण में हैं।
इसके बाद आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि मैं रहस्यमय हथियार को कैसे परिष्कृत करता हूं। उसके हाथ लगातार विभिन्न जटिल मंत्रोच्चार कर रहे थे। उसकी हथेलियों के नियंत्रण में असली आग की धाराएं रहस्यमय हथियार और कड़ाही में धधकते ड्रैगन की तरह बाहर निकल गईं। यह विशेष रूप से सरणी के दाहिनी ओर का मामला था, जहां आग की लपटों ने फुटबॉल के आकार के तरल पदार्थ के एक शानदार द्रव्यमान को लपेट लिया था जो मध्य हवा में लटका हुआ था। तरल पदार्थ के ढेर से लगातार तेज आवाज आ रही थी। वे तीनों जानते थे कि यह अशुद्धियों के जलने से होता है। यूनक्सियाओं के लय और चाल पर सूक्ष्म नियंत्रण ने तीनों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। उनकी हर हरकत एक अद्भुत कला की तरह लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली थी। कुछ ही समय में तरल पदार्थ के द्रव्यमान में मौजूद अशुद्धियां लगभग पूरी तरह से जल गईं और तेज आवाज धीमी और धीमी हो गई। गोलाकार तरल की सतह पर काली रेखाएं बहने लगीं और धीरे धीरे बड़ी होती गईं जब तक कि पूरी चीज पूरी तरह से स्याही के ढेर में बदल नहीं गई और शून्य में लगातार अपना रूप बदलती रही। यह परिष्कृत लोहे की मूल स्थिति है। झांग क्विंगफान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया है और उसने झट से एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वह छिप नहीं सका। जब अन्य दो ने सुना कि उसने क्या कहा तो उनके शरीर कांपने लगे और वे अविश्वास के साथ हवा में स्याही के लगातार बदलते द्रव्यमान को देखने लगे। लेकिन उन्होंने पाया कि यह धीरे धीरे बह रहा था, जैसे कि यह जमने वाला हो। एक प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ को प्रथम श्रेणी की सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए ताकि आप विभिन्न सामग्रियों की संरचना के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकें। भले ही यह सिर्फ साधारण परिष्कृत लोहा हो, आप इसका उपयोग एक रहस्यमय हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं जब आप इसकी मूल स्थिति निकाल सकते हैं, यूनक्सियाओं ने ठंडेपन से समझाया। अब उसकी ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं होती थी और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसके शरीर और आत्मा की थकावट बहुत बड़ी थी। उसने बैंगनी अयस्क का एक टुकड़ा निकाला और उसे सीधे स्याही के ढेर में फेंक दिया। यह पर्पल सनस्टोन था जिसे उसने मेंगबाई से छीन लिया था। पर्पल सनस्टोन का टुकड़ा अंदर फेंके जाने के बाद तरल पदार्थ के द्रव्यमान से एक बार फिर तेज आवाज सुनाई दी। जल्द ही उसमें से बैंगनी धुंध के बादल तेजी से उठे और तुरंत पूरे कीमिया कक्ष को भर दिया। हालांकि ये तीनों कीमियागर थे जिनके पास मजबूत आत्मशक्ति थी, इसलिए यह कोहरे की बाधा उनकी दृष्टि को प्रभावित नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की और परिष्कृत लोहे के द्रव्यमान को उसकी मूल अवस्था में देखा। जियारोंग को छोड़कर झांग किंगफान और जूहान परिष्कृत लोहे के द्रव्यमान में पर्पल सनस्टोन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह देखकर कि तरल पदार्थ का द्रव्यमान धीरे धीरे आकार ले रहा है, इसकी सतह अब प्रवाहित नहीं हो रही है बल्कि धीरे धीरे जम रही है, वे तनावग्रस्त होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनकी हथेलियां और कपड़े पहले से ही ठंडे पसीने से गीले थे और जब वे खुद को परिष्कृत कर रहे थे तब से भी अधिक थकान महसूस हो रही थी। यूनक्सियाओं ने अपना पूरा ध्यान शोधन प्रक्रिया पर दिया। जल्द ही उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में गंदी हवा का एक कौर बाहर निकाला, फिर चिल्लाया, संघनित करो। जैसे ही उसकी हथेलियों द्वारा मंत्रोच्चार करने की आवृत्ति एक पल में कई गुना बढ़ गई, आदिकालीन क्यूई उसके हाथों से फूट पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा एक ही समय में कई हाथ की मुहरें परिष्कृत लोहे में फेंक दी गईं, क्योंकि तरल का काला द्रव्यमान हवा में तेजी से घूमने लगा और धीरे धीरे एक भारी तलवार की शक्ल लेने के लिए लंबा हो गया। हाँ, उसने जोर से चिल्लाकर अपनी पांचों उंगलियां तलवार पर पंजों की तरह ठोक दीं। बम! तलवार ने गड़गड़ाहट की आवाज पैदा की क्योंकि वह सरनी से बाहर उड़ गई और एक खड़खड़ाहट के साथ दीवार पर तिरछी हो गई। रहस्यवादी हथियार लोहे की छड़ की तरह काला था और इसमें कोई तेज धार नहीं थी। जब तीनों चौंक गए, यूनक्सियाओ फिर से आगे बढ़ा और अपनी हथेलियों को कड़ाही पर बार बार मार रहा था। बम! 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 खटखट की आवाज लगातार आती रही। तेज प्रहार के कारण कड़ाही हिलने लगी और फिर जोर जोर से कांपने लगी, जबकि ढक्कन लगातार शरीर से टकरा रहा था, जिससे काफी आवाज हो रही थी। बम!
अंत में यूनक्सियाओ ने दोनों हथेलियों को एक साथ दबाया और कड़ाही पर थप्पड़ मारा। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ कड़ाही का ढक्कन तुरंत टूट गया और चारों ओर उड़ गया। कढ़ाई से घने धुएं का गुबार उठा। तीनों व्यक्तियों ने गहरी सांस ली और तुरंत महसूस किया कि उनके दिमाग स्पष्ट और तरोताजा हो गए हैं। देखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान घबराहट के कारण हुई थकान एक पल में दूर हो गई। ओह! यूनक्सियाओ ने राहत की सांस ली। वह थका हुआ लग रहा था, मानो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई हो और उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। जिया रोंग प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वह जल्दी से आया और यूनक्सियाओ को पकड़ लिया, फिर एक गोली की बोतल निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। युवा मास्टर यूं, धीरे करो, धीरे करो। यूनक्सियाओ ने बोतल ली और स्टॉपर को बाहर निकाला, फिर उसे अपने कंधे पर फेंकने से पहले उसे सूंघा। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या यह ऐसी चीज है जिसे मनुष्य खा सकते हैं? इतनी कम शुद्धता वाली आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां जानवरों को खिलाना बेहतर है। जिया रोंग ने उदास चेहरे के साथ फर्श पर टूटी हुई गोलियों को देखा, खुद को मारने के बारे में सोचा। एक प्रकार की दोयम दर्जे की दवा, ये आत्मा पौष्टिक गोलियां कीमियागरों का पसंदीदा खजाना थीं। उसने उनके लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई थी, प्रत्येक की कीमत कम से कम 1000 सोने के सिक्के थी। लेकिन यूनक्सियाओ ने उन्हें कूड़ा समझकर फेंक दिया था। मास्टर यूंगसियाओ, मेरे पास उच्च शुद्धता वाली गोलियां हैं। झांग क्विनफान ने तुरंत बहुत सारी गोलियां निकाली और उन्हें दोनों हाथों से सौंप दिया। उनकी विनम्रता बाहर के उन प्रशिक्षु कीमियागरों के समान थी। जू हान भी आगे बढ़ा और जल्दी से उस पर सभी अच्छी चीजें तैयार कर दीं। मेरे पास भी कुछ है। यह असीमित आध्यात्मिक फल है जो प्रिमोर्डियल क्यूई को बहाल कर सकता है, कांटेदार सेब का फूल जो आत्मा को पोषण दे सकता है, और सफेद क्रेन जादू की गोली जो किसी को नशा कर सकती है। उसने उन्हें एक एक करके सिफारिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि यूनक्सियाओ उसे चेहरा नहीं देगा और उसकी गोलियां खाने से इनकार नहीं करेगा। सफेद क्रेन जादू की गोली, क्या यह कामोत्तेजक नहीं है? यूनक्सियाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। जू हान रुका, उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अजीब तरीके से कहा, ठीक है, यह बूढ़े झांग के लिए है। झांग क्विंगफैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह गुस्से में चिल्लाया, जू हान, बेहतर होगा कि आप मुझे यह स्पष्ट कर दें कि आप किस बूढ़े झांग का जिक्र कर रहे हैं। मैं इसे ले लूंगा, बाकी सब बकवास है। मैं इन्हें लेने की तुलना में कुछ मिनटों के ध्यान से तेजी से ठीक हो जाऊंगा। 3 लोगों की स्तब्ध निगाहों के बीच यूनक्सियाओ ने जादू की गोली उठाई, फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया और निगल लिया। यह जिया रोंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। युवा मास्टर यूं, आपने अभी जो लिया वह दोयम दर्जे का कामोत्तेजक है। क्या आप ठीक हैं? जू हान का चेहरा उतर गया और उसने झट से कहा, मास्टर यूनक्सियाओ को जल्दी से मेरे कमरे में लाने में मदद करो। जिया रोंग एसोसिएशन की सभी वेट्रेस को मेरे कमरे में बुलाओ और मास्टर यूनक्सियाओ को चुनने दो। यूनक्सियाओ का माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। यह शायद अगली बार, चलो अगली बार के लिए मौका छोड़ दें। मैंने अभी अभी अपनी ऊर्जा खत्म की है और मैं थोड़ा कमजोर हूं। अपनी आंखें चौड़ी करके जिया रोंग ने अचानक कहा, मैं समझ गया। यह पता चला कि यंग मास्टर यूं का स्वाद अलग है। मैं तुरंत सभी वेटरों को बुलाऊंगा। यूनक्सियाओ ने उसके सिर पर जोरदार तमाचा मारा। एक सफेद क्रेन जादू की गोली क्रेन स्नेक घास से बनाई जाती है, जो तीसरी श्रेणी का पूरक है। किसी के मन को वासनापूर्ण इच्छाओं से भरने वाली बेहोश दवा का प्रभाव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और गोली में शक्ति को अवशोषित करते हुए डेस्टिनी के 1 क्यूई को घुमाना शुरू कर दिया। तीनों ठंडे पसीने में थे, लेकिन किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे उसके चारों ओर बैठ गए, उसके शोधन की प्रक्रिया को याद करते हुए अपनी ताकत हासिल कर ली। उन तीनों पर उनके शोधन का प्रभाव निस्संदेह विध्वंसक था। ऐसा लग रहा था कि वे सभी अभी भी सपनों में हैं। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उस पर थोड़ा अविश्वसनीय थे।
ठीक उसी तरह एसोसिएशन की 5वीं मंजिल पर पूरा रिफाइनिंग रूम खामोश हो गया। केवल हल्की सुगंध रह गई जो समय समय पर कड़ाही से निकलती थी, और एक काली लोहे की तलवार जो दीवार में तिरछी तरह से घुसी हुई थी, अपने मालिक की प्रतीक्षा कर रही थी। ओह! कुछ समय बाद यूनक्सियाओ ने एक लंबी सांस ली और उसकी मुरझाई त्वचा में आखिरकार कुछ चमक आ गई। आखिरकार उन्होंने अफसोस जताया, मेरी आत्मिक शक्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही बहाल हुआ है। इस तरह के शोधन में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। झांग क्विन-फान और अन्य दो ने एक ही समय में अपनी आंखें खोलीं। युवा मास्टर यूं, आपकी 1/3 आत्मिक शक्ति बहाल हो गई है, जिया रोंग ने भयभीत होकर कहा। हाँ? इसमें अजीब बात क्या है? मेरे पास केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर की आत्मिक शक्ति है, और आपकी तुलना में तेजी से ठीक होना सामान्य बात है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत तेज है? मेरी आत्मिक शक्ति भी प्रथम श्रेणी में है, लेकिन जब भी मैं शोधन समाप्त करूंगा, मुझे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। आप किस तरह के बकवास हैं? मुझसे तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं? यूनक्सियाओ ने जिया रोंग को तीखी नजरों से देखा, जिससे जिया रोंग डर गया और अपना सिर झुकाने लगा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अध्याय 40 अथा। झांग क्विन-फान और जू हान ने अपने चेहरों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ एक दूसरे पर नजर डाली। उन्होंने बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि यूनक्सियाओ ने उन्हें भी बकवास कह दिया, जो खुद को शर्मसार करने से अलग नहीं था। तभी यूनक्सियाओ ने अचानक जू हान को एक आकर्षक मुस्कान दी। हे, राष्ट्रपति जू, जो बात आपने अभी कही वेट्रेस की व्यवस्था के बारे में है, हम इसे अगली बार करेंगे, ठीक है? मत भूलना। जू हान। यूनक्सियाओ फिर खड़ा हुआ और काली लोहे की तलवार निकालने से पहले दीवार की ओर चला गया। पूरा ब्लेड पूरी तरह से काला था, बिना किसी चमक या तीखेपन के, जिससे यह बिल्कुल एक बड़ी लोहे की छड़ जैसा दिखता था जो कि उत्कृष्ट था। लेकिन इस समय तक जिया रोंग ने अपना सबक सीख लिया था, इसलिए उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और बस यूनक्सियाओ के पीछे सावधानी से खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तलवार पर कुछ बार नजर डालने के बाद उसकी आंखों में एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, बुरा नहीं, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मास्टर झांग, मास्टर जू, आप क्या सोचते हैं? उसने उनकी आंखों के सामने तलवार रख दी। झांग क्विन-फान ने जल्दी से कहा, मास्टर यूनक्सियाओ, आप मुझे बस मेरे नाम से बुला सकते हैं। मैं आपके द्वारा मास्टर कहलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आत्मशक्ति से धीरे धीरे महसूस करते हुए लोहे की तलवार को धीरे से सहलाया। जू हान भी तलवार को ध्यान से देखने लगा। पहले तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, फिर धीरे धीरे खुल गईं और जल्द ही उसकी आंखें सदमे और आश्चर्य से भर गईं। कुनाक, यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह जानते हुए कि यूनक्सियाओ उन दोनों का परीक्षण कर रहा था, झांग क्विन-फान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद उन्होंने कहा, इसकी रैंक प्रथम श्रेणी की है और इसका निर्माण एकदम सही है, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा बनाया गया हो। इसके अलावा इसमें एक महान ऊर्जा बहती है। मैंने कभी भी इतना संतुलित रहस्यमय हथियार नहीं देखा है। हालांकि यह पूरी तरह से मूल अवस्था में परिष्कृत लोहे से बना है। मास्टर यूनक्सियाओ, अगर मैं पूछ सकता हूं, आप इस तलवार को कैसे खोलते हैं? और इसे खोलने के बाद यह किस प्रकार का रूप लेता है? रहस्यवादी हथियार एक प्रकार के हथियार थे जिनमें महान ऊर्जा होती थी, और कीमियागरों की शोधन प्रक्रिया केवल उस पथ को सरल बना सकती थी जो ऊर्जा की मुक्त अवस्था की ओर ले जाती थी, जो तथाकथित अनसील्ड अवस्था थी। हालांकि यूनक्सियाओ का रहस्यमय हथियार पहले से ही सीलबंद अवस्था में था। उन तीनों ने कभी किसी सीलबंद रहस्यवादी हथियार को सीधे परिष्कृत करने में सक्षम होने जैसी चीज के बारे में नहीं सुना था। किसी भी स्थिति में पिछले कुछ घंटों में उनका पिछला ज्ञान पूरी तरह से पलट गया था, इसलिए वे अब तक इतने आश्चर्यचकित नहीं थे। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और कहा, आप सही हैं। मैंने शोधन प्रक्रिया के दौरान फूटने वाली ऊर्जा की इस स्थिति को ठोस बना दिया है, इसलिए इस तलवार को लड़ाई में फिर से नहीं खोला जा सकता है।
लेकिन क्या आपने बाद में जोड़े गए पर्पल सनस्टोन को देखा है? बैंगनी सूर्य पत्थर। जूहान ने सोच समझकर कहा, क्या यह गुरुत्वाकर्षण सरणी के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल नहीं है? यूनक्सियाओ हंसा। हाँ, यह गुरुत्वाकर्षण सारणी है। मैंने इस बिना सील रहस्यवादी हथियार में 2 गुरुत्वाकर्षण सारणी शामिल की हैं। ध्यान से देखें, सील खोलें। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हो गई, झांग क्विंग फान और अन्य 2 को अचानक जमीन से एक बड़ी खींचने वाली शक्ति महसूस हुई, जिससे वे अपनी जगह पर जम गए और उनके लिए चलना मुश्किल हो गया। हैरान होकर जूहान ने कहा, 10 गुना गुरुत्वाकर्षण बल। यह सही है, 10 गुना गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने गुरुत्वाकर्षण सरणी में से एक को खोल दिया है और दूसरे में भी 10 गुना गुरुत्वाकर्षण बल है। जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो वे 100 गुना गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि पर्पल सनस्टोन का टुकड़ा थोड़ा छोटा है, अन्यथा मैं 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए तलवार में एक और सरणी फिट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तलवार होगी मजबूत खींचने वाले बल का सामना करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे लगता है कि एक ही समय में सभी 3 सरणियों को खोलने पर यह स्वयं नष्ट हो जाएगा। 3 सरणियां, 3 खुली अवस्थाएं। वे तीनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए क्योंकि वे खाली दिमाग से रंगहीन लोहे की तलवार को देख रहे थे। एक रहस्यमय हथियार को 3 बार और खोला जा सकता है जब वह बिना सील की स्थिति में हो। यह अवधारणा क्या थी? यूंगसियाओ ने एक बार फिर उनके सामान्य ज्ञान को उलट दिया था। मास्टर यूंगसियाओ, क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए अध्ययन करने के लिए यह तलवार उधार दे सकते हैं? झांग किंगफान ने निगल लिया और उत्सुकता से पूछा। उधर जूहान और जियारोंग की आंखें भी प्रत्याशा से चमक उठीं। यूनक्सियाओ ने अपना मुंह घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें यह तलवार अध्ययन के लिए कूड़े के 3 टुकड़े उधार दे दूं तो मैं किस हथियार का उपयोग करूंगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके गंदे झरने के पानी का उपयोग करूं? झांग क्विंगफान और जूहान फूट फूट कर मुस्कुराए। अंत में यूनक्सियाओ द्वारा उन्हें अभी भी बेरहमी से बकवास कहा जाता था, लेकिन जब उन्होंने पिछले कुछ घंटों में जो देखा और सीखा उस पर विचार किया तो वे यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सके कि अतीत में वे वास्तव में बकवास थे। जब उसने अब अपने स्प्रिंग वाटर के बारे में सोचा तो झांग क्विंगफान ने पाया कि यह वास्तव में एक घटिया रहस्यमय हथियार था और उसका चेहरा भी शर्म से चमक उठा। वह चाहता था कि वह इसे यूंगसियाओ से वापस ले सके और इसे नष्ट कर दे ताकि किसी को पता न चले कि इसे उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था। जियारोंग को तब राहत मिली जब उसने देखा कि 2 तृतीय स्तरीय कीमियागरों को यूंगसियाओ ने बकवास कहकर डांटा था और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे स्पष्ट रूप से यह भी महसूस हुआ कि यूनक्सियाओ द्वारा बकवास कहकर डांटा जाना एक सम्मान, एक दर्जा, एक खुशी की स्थिति थी जिससे उसका गौरव अनायास ही बढ़ गया। यूनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं मुख्य रूप से इस तलवार का उपयोग खेती के लिए करता हूं ताकि मैं हर दिन 10 या 100 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन रह सकूं और मेरी ताकत में कई गुना सुधार हो सके। जैसा कि कहा जाता है, असली तलवार कौशल तेज तलवार के किनारों पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत खेती पर निर्भर करता है। खैर, मैं इस तलवार का नाम ब्लैक गर्ल रखूंगा। जब यूनक्सियाओ ने कहा वास्तविक तलवार कौशल तेज तलवार की धार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत खेती पर निर्भर करता है तो उन तीनों को स्पष्ट रूप से लगा कि इन शब्दों में नियमों का एक निशान है जिसने उनके दिलों को छू लिया और उन्हें आश्चर्य से भर दिया। परंतु जब उन्होंने उस नाम को सुना जो उसने तलवार दी थी तो वे सभी तुरंत बेहोश हो गए। अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए जियारोंग ने नम्रता से पूछा, युवा मास्टर यूं, आपके द्वारा कहे गए वाक्य का ब्लैक गर्ल नाम से क्या लेना देना है? उनके बीच कुछ भी नहीं है। मैं इसे सिर्फ अपने सिर के ऊपर से कह रहा हूं। तीनों फिर बेहोश हो गए। ब्लैक गर्ल को दूर रखने के बाद यूनक्सियाओ कड़ाही के पास आया। हालांकि कई घंटे बीत चुके थे, गोलियों की सुगंध अभी भी उसका स्वागत कर रही थी जिससे उसे तरोताजा महसूस हो रहा था। कड़ाही के अंदर 2 अलग अलग रंगों की गोलियां 2 अलग अलग समूहों में रखी हुई थीं।
4 दूधिया सफेद मूल प्रभाव वाली गोलियां और 10 हल्के हरे रंग की विषहरण गोलियां थीं, जो सभी चमकदार और क्रिस्टल स्पष्ट थीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। निर्दोष गोलियां, जू हान ने कहा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। जियारोंग ने यूनक्सियाओ को तैयार गोलियों को सीधे शुद्ध करते देखा था, इसलिए वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। दोनों मास्टरों की आश्चर्यचकित उपस्थिति को देखकर उसे अचानक श्रेष्ठता की भावना महसूस हुई। वह चाहता था कि वह हंस सके और कह सके, हाँ हाँ, ये मेरे गुरु द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां हैं। मैं उनका सेवक बनकर बहुत खुश हूं। मूल प्रभाव डालने वाली गोली प्रशिक्षु योद्धाओं द्वारा ली गई एक प्रकार की गोली थी जब वे मूल क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिससे सफलता की संभावना काफी बढ़ सकती थी। हालांकि प्रत्येक प्रशिक्षु योद्धा इसे केवल एक बार ही ले सकता था, और यदि सफलता विफल रही तो इसे दोबारा लेने का कोई और प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हालांकि बाजार में मूल प्रभाव डालने वाली कई गोलियां मौजूद थीं, लेकिन कीमत गुणवत्ता के साथ बदलती रहती थी। हालांकि यूनक्सियाओ जैसी दोषरहित गोलियां कभी सामने नहीं आई थीं। झांग किंगफान और जू हान को लगभग यकीन था कि कोई भी प्रशिक्षु योद्धा जिसने सभी 7 चक्रों को खोल लिया है, वह इस दोषरहित गोली लेने के बाद निश्चित रूप से मूल क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जब तक कि वह एक मरा हुआ सुअर न हो। ठीक है, मुझे रिफाइनिंग रूम का उपयोग करने देने के लिए धन्यवाद। बदले में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में 1 घंटा लगाऊंगा। यदि आपको सामान्य समय के दौरान कोई संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीमिया और मार्शल आर्ट के अलावा मैं संगीत, सरणी, पेंटिंग, शतरंज और लड़कियों को चुनने के क्षेत्र में काफी सफल हूं। यदि आपके पास कोई है तो मैं इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। झांग क्विनफान और जू हान बहुत खुश थे, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। वे लड़कियों को चुनने के बारे में सवाल पूछने में इतना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। जल्दी में उन्होंने वे सभी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया जो सामान्य समय के दौरान उनके सामने आते थे, और यूनक्सियाओं ने एक एक करके उन सभी का उत्तर देना शुरू कर दिया। हालांकि झांग क्विंगफान और जू हान प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके नाम केवल तियानशुई राज्य में ही सुने जाते थे। दूसरी ओर यूनक्सियाओ अपने पिछले जीवन में एक विश्व प्रसिद्ध 9वें स्तर का संप्रभु कीमियागर था। पूरे महाद्वीप से उनसे सीखने या सलाह मांगने के लिए एकत्रित होने वाले वरिष्ठ कीमियागरों की संख्या कल्पना से परे थी। इसलिए उनके लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देना उतना ही आसान था जितना कि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ाना। जियारोंग ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन उसने अपने जीवन में जितना जाना था उससे कहीं अधिक सीखा। उसने उनके सभी प्रश्नों और उत्तरों को याद करने की पूरी कोशिश की और बाद में उन्हें लिखने की तैयारी की, कहीं ऐसा न हो कि वह उन्हें भूल जाए। जितना अधिक झांग क्विंगफान और जू हान ने पूछा, वे उतने ही अधिक भयभीत और जुनूनी हो गए। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। मास्टर यूनक्सियाओ झांग क्विंगफान अब पूरी तरह से वश में हो गया था, और उसकी आंखों में केवल प्रशंसा और सम्मान की झलक बची थी। वह और जू हान एक साथ खड़े हुए और गहराई से झुके। हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए धन्यवाद। उनसे बचने के बजाय यूनक्सियाओ ने 2 पुरुषों के धनुष को शांति से स्वीकार किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। दूर से उसकी तेज हंसी आई, मैं अब जाऊंगा, और अगली बार जब मैं खाली हो जाऊंगा तो तुम्हें पढ़ाने आऊंगा। वैसे राष्ट्रपति जू, अगली बार उन वेट्रेस की व्यवस्था करने में मेरी मदद करना याद रखें। मत भूलना। जू हान। यूनक्सियाओ की गायब होती पीठ को देखते हुए झांग क्विंगफान सीधे खड़े हो गए और गहरी सांस ली। ओल्ड जू, आप मास्टर यूनक्सियाओ के बारे में क्या सोचते हैं? जू हान की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान तैर गई और उसने गहरी आवाज में कहा, अथाह। झांग क्विंगफैन ने बड़बड़ाते हुए कहा, अथाह, वह वास्तव में अथाह है। 1 दशक से भी अधिक समय पहले मुझे भगवान यांग से कीमिया के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का सम्मान मिला था। उस समय उन्होंने मुझे ऐसा एहसास दिया जो इस मास्टर यूनक्सियाओ के समान है, वास्तव में समान है। जू हान ने संदेहपूर्वक कहा, लेकिन वह पहले ही कह चुका है कि वह लॉर्ड यांग का शिष्य नहीं है।
कीमियागर शिक्षकों और नैतिकता का सम्मान करने को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यदि मास्टर यूंगसियाओ वास्तव में लॉर्ड यांग दी के शिष्य हैं, तो वह इससे इनकार नहीं करेंगे। झांग क्विंगफान ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें डरावनी चमक रही थीं। I believe he is not Lord Yang Di's disciple, because he gave me a feeling that is his eyes lit up suddenly more unfathomable than Lord Yang Di। अल्केमिस्ट एसोसिएशन छोड़ने के बाद यूंगसियाओ मिंग वू के घर की ओर चल दिया। उसके दो उद्देश्य थे, एक उन तक गोलियां पहुंचाना, दूसरे मिंग बाई के शरीर में जहर को अवशोषित करने और शोधन पूरा करने के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। इसलिए उन्होंने एकांत में खेती करने के लिए जगह खोजने की योजना बनाई। अब चूंकि अकादमी छुट्टियों के लिए बंद थी, ऑर्ली परिवार एक ऐसी जगह थी जहां उसके मुसीबत में पड़ने की संभावना थी। वह उपनगर जहां मेंग वो और उसका भाई रहते थे, निस्संदेह उसकी सबसे अच्छी पसंद थी। जब यूनक्सियाओ उपनगर में पहुंचा तो उसने मेंग वो का घर खाली पाया। मेंग वो को वापस आते देखने से पहले उसने अधिकांश दिन इंतजार किया। वह अभी भी वेट्रेस की वर्दी पहने हुए थी। युवा मास्टर यूं, आप यहाँ क्यों हैं? उसका चेहरा खुश था, लेकिन अगले ही पल यूनक्सियाओ का उदास चेहरा देखा, इसलिए उसने सावधानी से पूछा, क्या बात है? यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में पूछा, मेंगबाई कहाँ है? मेंग वू ने घबराते हुए उत्तर दिया। जैसे ही वह ठीक हो गया, वह खदान में खुदाई करने के लिए अगले दरवाजे वाले चाचा के पीछे चला गया। बहन, मैं वापस आ गया हूँ। तभी मेंगबाई प्रसन्न चेहरे के साथ बाहर से भागी। जब उसने यूनक्सियाओ को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने उत्साहपूर्वक अपने भंडारण बैग से बहुत सारे कच्चे प्रिमोर्डियल स्टोन अयस्कों को बाहर निकाला और कहा, मास्टर, बहन, देखो, मैंने आज बहुत सारे कच्चे अयस्क खोदे। पिताजी। यूंगसियाओ ने मेंगबाई को थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। घुटने टेको। अध्याय 41। अंकल ली। मेंगबाई जमीन पर गिर पड़ी और उसका बायां गाल उबले हुए पाव रोटी की तरह सूज गया और उसका मुंह खून से भर गया। चकित होकर वह अपनी जगह पर जम गया, जबकि मेंग वो ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और उसकी मदद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले तुम कौन होते हो? मेंगबाई ने यूंगसियाओ की ओर इशारा किया और चिल्लाई। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें तानाशाह बॉडी टैंपरिंग तकनीक की पहली 3 शैलियों का कठिन अभ्यास करने के लिए कहा था। क्या तुमने वैसा किया जैसा मैंने कहा था? मुझे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है, मेंगबाई ने अपनी छाती फुलाकर कहा। मैं एक पुरुष हूँ और मैं पैसे कमाने के लिए अपनी बहन को अकेले काम करने नहीं दे सकता। मैं अपनी बहन का समर्थन करना चाहता हूँ। मेंग वू को अपनी नाक में चुभन महसूस हुई और उसने तुरंत मेंगबाई को पकड़ लिया और कहा, बात करना बंद करो, भाई। अब यंग मास्टर युन से माफी मांगो। माफी मांगे? मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसने बिना किसी कारण के मुझे थप्पड़ मारा और एक मास्टर के रूप में वह मुझे कुछ भी अच्छा नहीं सिखाता। वह केवल कुछ बेकार चीजें सिखाता है। वह किस तरह का मास्टर है? मेंगबाई उत्तेजित स्वर में चिल्लाई। तुम कृतघ्न छोटे बदमाश हो, यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। घुटने टेको। उसने अपनी उंगली हिलाई और बल की 2 धाराएं छोड़ी, जिससे मेंगबाई के घुटनों पर चोट लगी। जैसे ही मेंगबाई को पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ, खून बहने लगा और वह अनियंत्रित होकर घुटनों के बल गिर पड़ी। मैंने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तुम मुझसे केवल 1 वर्ष बड़े हो। 1 और वर्ष में तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। तुम केवल मुझे धमका रहे हो। यदि तुम कर सकते हो तो मुझे मार डालो। मेंगबाई के दिल में एक शिकायत उभर आई, जिससे वह बेकाबू होकर दहाड़ने लगा। यूंगसियाओ की आंखों में हत्या के इरादे का निशान झलक गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? तुम्हारे जैसा बेकार शिष्य मेरे लिए अपमानजनक है। तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है। हत्या का इरादा तुरंत उससे फैल गया, जिससे मेंग वो अपनी बुद्धि से डर गई। वह यूनक्सियाओ के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी
और वह वास्तव में उसके भाई को मार सकता था। यंग मास्टर, यूं मत करो, उसके आंसू निकल आए। वह मेंग बाई के सिर पर थप्पड़ मारती रही और बोली, तुम मुझे परेशान करते हो। मैंने तुम्हें किसके लिए पाला है? अब अपने गुरु से माफी मांगो, अन्यथा मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में नहीं पहचानूंगी। बहन मेंग बाई व्यथित दिख रही थी, लेकिन उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। यह सब शोर किस बारे में है? दरवाजे के बाहर से तेज आवाज आई और फिर एक हट्टा-कट्टा आदमी घर में दाखिल हुआ। अंकल ली, यह अंकल ली हैं। मेंग बाई बहुत खुश हुई और तेजी से चिल्लाई, अंकल ली, मुझे बचा लो। उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यूनक्सियाओं की सेना ने उसके पैरों की रक्तवाहिकाओं और नसों को तोड़ दिया था, जिससे उसे कई बार संघर्ष करना पड़ा और फिर वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। मेंग बाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंकल ली आगे बढ़े। मेंग, वो क्या हुआ? मेंग बाई ने यूनक्सियाओं की ओर इशारा किया और कहा, अंकल ली, इस आदमी ने मुझे उसे अपना मास्टर मानने के लिए मजबूर किया और अब वह कहता है कि वह मुझे मारना चाहता है। ओह! अंकल ली ने अपनी आंखों में आश्चर्य की चमक के साथ यूनक्सियाओं की ओर देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत उपहास किया, एक 3 सितारा योद्धा? लड़के, तुम काफी प्रतिभाशाली हो, लेकिन इतना दबंग होना गलत है। आप कौन हैं? आप मेरे शिष्य को सबक सिखाने में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? यूनक्सियाओं ने ठंडे स्वर में कहा। अंकल ली ने गुस्से में कहा, कितना घमंडी लड़का है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी के मालिक बनने के लिए बहुत छोटे हो? ऐसा लगता है कि मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। मेंग वो बहुत चिंतित थी। वह जल्दी से अंकल ली के पास गई और उनका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा नहीं है, अंकल ली। मेंग बाई की बात मत सुनो, वह बातें बना रहा है। मेंग बाई ने जोर से कहा, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूं, यह सच्चाई है। अगर मैं कभी किसी मास्टर को स्वीकार करना चाहूं, तो मुझे अंकल ली जैसा विशेषज्ञ मिलेगा। अंकल ली के चेहरे पर गर्व की झलक चमक उठी। अच्छा, मेंग बाई, मैं तुम्हें आज अपने शिष्य के रूप में लूंगा। जब तुम सफल हो जाओगे और एक योद्धा बन जाओगे, तो हम एक भाड़े का समूह बनाएंगे और तब तुम्हारी आय अब खदान में खुदाई करने की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक होगी। एक भाड़े का समूह? मेंग बाई की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह बहुत अच्छा है। अंकल ली, आप समूह के नेता होंगे और मैं आपका सहायक बनूंगा। इसके अलावा मैं टाइगर नकल फिस्ट भी सीखना चाहता हूं। हाँ हाँ, अच्छा। वास्तव में मैं न केवल टाइगर नक्कल फिस्ट बल्कि बंद मुट्ठी और आयरन पाम भी जानता हूं। मैं आपको ये सब सिखाऊंगा। अंकल ली बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यूनक्सियाओं की ओर देखा तो उनका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। लेकिन पहले मुझे अब तुम्हारे इस अवांछित स्वामी से छुटकारा पाने दो, उसने व्यंग्य किया। नहीं अंकल ली, मेंग वू भयभीत थी क्योंकि वह यूनक्सियाओं की ताकत को जानती थी। हालांकि अंकल ली एक 5 सितारा योद्धा थे, लेकिन यूनक्सियाओं के हमले का सामना करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अंकल ली ने उपहास किया, चिंता मत करो मेंगवू, मैं बस उसे सबक सिखाऊंगा और वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वह बता सकता था कि यूनक्सियाओं के पास इतनी कम उम्र में असाधारण साधना का आधार था और उसे चिंता थी कि उसकी कुछ असामान्य पृष्ठभूमि हो सकती है। उसने अपनी सारी शक्ति लगाने का साहस नहीं किया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ यूनक्सियाओं ने ठंडे स्वर में कहा, मैं बिना हिले, चकमा दिए या वापस लड़े बिना यहाँ खड़ा रहूंगा और यहाँ तक कि अपनी प्रिमोर्डियल क्यूई का उपयोग भी नहीं करूंगा। यदि आप मेरे सिर्फ एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं आज आपके सामने घुटने टेकूंगा और आपके जूते चाटूंगा। बिना हिले, चकमा दिए, पलटवार किए बिना, यहाँ तक कि प्रिमोर्डियल क्यूई का उपयोग भी नहीं किया। अंकल ली अवाक रह गए, लेकिन फिर वह गुस्से में आ गए और चिल्लाए, लड़के, तुम सच में आकाश की ऊंचाई नहीं जानते। तुम हिलोगे नहीं, चकमा नहीं दोगे और अपनी प्रिमोर्डियल क्यूई का उपयोग भी नहीं करोगे। हाँ, यहाँ तक कि अगर 9 स्वर्ग क्षेत्र का एक मार्शल संप्रभु यहाँ था, तो मैं उसे अपनी बंद मुट्ठी और लोहे की हथेली से जमीन पर गिरा दूंगा। मेंग वू भी स्तब्ध थी।
और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। तभी अंकल ली पहले ही आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने बंद मुट्ठी बाहर फेंक दी। प्रारंभ में उनका इरादा केवल अपनी 70% शक्ति का उपयोग करने का था, लेकिन अब वह 90% तक उपयोग कर चुके थे। जितना अधिक वह लड़के को देखता, उतना ही वह उसे नापसंद करता, इसलिए उसने उसे कड़ा सबक देने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी, उसका दिल अचानक कांप गया। उसने देखा कि यूनक्सियाओं की पुतलियां अजीब तरीके से बदलने लगीं, 2 रक्तलाल अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं में बदल गईं। यूनक्सियाओं धीरे से चिल्लाया, सार्वभौमिक आत्मा दमनकर्ता निषिद्ध विस्तार। अंकल ली की आत्मा बुरी तरह कांप उठी। एक पल में उसका दिमाग खराब हो गया और उसने मुंह से दिल का खून खांस लिया। अंकल ली, मेंगवू और मेंगबाई भयभीत थे। उनकी नजर में यूनक्सियाओं ने कोई हलचल नहीं की, चकमा नहीं दिया या प्रिमोर्डियल क्यूई का उपयोग नहीं किया, और फिर भी अंकल ली ने बिना किसी स्पष्ट कारण के मुंह से खून निकाला। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई गंभीर चोट लगी है। हम अपने घुटनों पर बैठ जाओ, यूनक्सियाओ चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि अंकल ली अपनी आत्मा खो चुके थे और उनकी आंखें खाली थीं। यूनक्सियाओ की आवाज पर उसके घुटने सीधे जमीन पर गिर गए। मेंगबाई पूरी तरह से अवाक रह गई। उसका दिमाग खाली था और उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अंकल ली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वह अचानक चिल्लाया। उसे अपनी बंद मुट्ठी से मारो और अपनी लोहे की हथेली से उसे थप्पड़ मारो और उसे खून की उल्टी कर दो। आओ और मेरे जूते चाटो, यूनक्सियाओं ने फिर से आदेश दिया। अंकल ली ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वह आज्ञाकारी ढंग से रेंगकर यूनक्सियाओं के पैरों तक गया, फिर अपना सिर नीचे किया और उसके तलवे को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली। अरे नहीं, मेंगवू ने उत्सुकता से अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाई। जैसे ही अंकल ली ने यूनक्सियाओं के तलवे को चाटने के लिए अपनी जीभ निकाली, उन्होंने उसकी छाती पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। तुम मेरे जूते चाटने के लायक भी नहीं हो। मेंगबाई पूरी तरह से स्तब्ध थी। अंकल ली, जो अपने दिमाग में बेहद सख्त थे, को यूनक्सियाओं ने एक पिल्ले की तरह लात मारकर भगा दिया। यूनक्सियाओं ने अनुपस्थित दिमाग वाली मेंगबाई को घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम मरना चाहती हो। अब तुम्हारी बारी है। मेंगबाई को तुरंत मौत का एहसास हुआ, जिससे वह डर से कांपने लगी। नहीं, यहां मत आओ। मेंगवू तेजी से यूनक्सियाओं के पास गया और रोते हुए उसे रोका। युवा मास्टर युन, कृपया उसे माफ कर दें। मेरा भाई युवा और अज्ञानी है। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो मुझे उसकी बहन की तरह उसे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाने के लिए दोषी ठहराएं। यूनक्सियाओं ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगा कि वह प्रतिभाशाली है। भूल जाओ, मुझे इस शिष्य की आवश्यकता नहीं है। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह मुड़ा और जाने ही वाला था। मेंगबाई एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसे अचानक रोशनी दिखाई दी। रुको, मत जाओ, वह चिल्लाया। चूंकि उसके पैर घायल हो गए थे, फिर भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह जल्दी से रेंगकर यूनक्सियाओं के पैर से लिपट गया। मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूं। मास्टर, कृपया मुझे सिखाएं। मैं गलत था। मेरे पास तुम्हारे जैसा निकम्मा शिष्य नहीं है। मुझे सचमुच खेद है। मास्टर, कृपया मुझे एक बार के लिए माफ कर दें। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने जल्दी जल्दी कई बार झुककर प्रणाम किया। मेंगवू ने भी जल्दी से कहा, युवा मास्टर यूं, कृपया उसे माफ कर दें। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे फिर कभी खनन करने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से उसे घर पर अभ्यास कराऊंगा। मेंगबाई ने कहा, बहन, मैं अब तुम्हें अकेले हमारा समर्थन करने के लिए पैसे कमाने नहीं दे सकती। मैं अभी भी खनन करने जाऊंगा, लेकिन जहां तक मास्टर ने मुझे जो सिखाया है, मैं निश्चित रूप से पूरे मन से अभ्यास करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, मास्टर। यूनक्सियाओं ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। यदि तुम 5 दिनों में सभी 7 चक्रों को खोल सकते हो और मूल क्षेत्र के योद्धा बन सकते हो, तो भी मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में पहचान लूंगा।
अन्यथा जितना हो सके भागो। 5 दिन में वो अवाक रह गई। युवा मास्टर युन, मेरे भाई ने केवल 5 चक्र खोले हैं। वह 5 दिनों में 7 चक्र कैसे खोल सकता है? मेंग बाई भी चौंक गई, लेकिन फिर उसने दांत पीसते हुए दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, ठीक है, मैं इसे 5 दिनों में कर दूंगी। चूंकि मास्टर ने मुझे 5 दिन का समय दिया है, इसलिए उन्हें सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। युनक्सियाओ ने ठंडी सांस ली और बिना पीछे देखे चला गया। मैं 5 दिनों में आपका परिणाम देखने वापस आऊंगा, उसकी आवाज दूर से आई। प्रारंभ में वह इस बात से क्रोधित थे कि मेंग बाई ने उनके आदेशों की अवहेलना करने का साहस किया। उनके किसी भी शिष्य ने कभी उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस बच्चे का दिल अच्छा है और विकसित करने लायक है, इसलिए उन्होंने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उसे उपनगरों के पास एक यादृच्छिक होटल मिला और वह उसमें रुका। कमरे में उन्होंने ब्लैक गर्ल को बाहर निकाला और ध्यान शुरू करने से पहले गुरुत्वाकर्षण बल को 10 गुना सक्रिय कर दिया। पिछली बार उसने मेंग बाई के शरीर से जो प्राइमर्डियल क्यूई अवशोषित की थी, वह लगभग पूरी तरह से पच गई थी, जिससे उसके डेंटियन में केवल विष का एक ढेर रह गया था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शोधन के बाद उनकी रिकवरी के साथ उनकी प्राइमर्डियल क्यूरी अब 3 सितारा स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। युंगसियाओ ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सावधानी से अपने शरीर में प्राइमर्डियल क्यूई को नियंत्रित किया और इसे बार बार प्रसारित करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए, लेकिन इस दौरान एक असामान्य घटना घटी, सिवाय इसके कि इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जू हान और शाही महल के प्रमुख कीमियागर झांग किंगफान ने अचानक घोषणा की कि वे अनिश्चित काल के लिए एकांत में खेती करेंगे। दशकों में पहली बार 2 तृतीय स्तरीय कीमियागर लंबे समय से एकांत में खेती कर रहे थे। सामान्य समय में बाहर के काम की देखरेख करने वाला एक मास्टर होना चाहिए। इसलिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सभी मामले दूसरे दर्जे के कीमियागर लियांग वेन्यू को सौंप दिए गए। जहां तक झांग क्विंगफान के मामलों की बात है, उन्हें दूसरे स्तर के कीमियागर शी जेन को सौंप दिया गया था। इस खबर ने तुरंत बाहरी दुनिया में हलचल मचा दी और राज्य के सभी उच्चाधिकारी इसमें निहित महत्व का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को भी भेजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि दोनों गुरु एकांत में साधना शुरू करें, उन्होंने कुछ नहीं कहा और दूसरों को कोई प्रश्न पूछने नहीं दिया। 2 गुरुओं के एकांत में प्रवेश करने की खबर की तुलना में जियारोंग, जो कि सबसे होनहार प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में जाने जाते थे, के भी एकांत में प्रवेश करने की खबर महत्वहीन थी और इसलिए किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया।